सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे, विषय आप देख सकते हैं, हमें जातीय बहुमत नहीं राजनीतिक बहुमत चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से आज लेकर हम 5वां भाग उपस्थित हो चुके हैं, जो कि पेज नंबर 448 से लेकर ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश है। आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कल के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश से हम आगे बढ़ेंगे और कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्या कुछ बात हुई थी बहुत संक्षेप में हम आपको बता दें। बाबा साहब कहते हैं कि जातीयता का जो समस्या है, जो इंद्रजाल फैला हुआ है, उसके कारण क्या है। तो कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने सभी बाबा साहब ने जो कारण बताए थे उन कारणों को आपके समक्ष रखा था। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम उसी के आगे बढ़ेंगे, जिसमें बाबा साहब ने 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला था, जिसको हमने कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जिक्र किया था। पहला, कार्यकारी मंडल में प्रतिनिधित्व का विशिष्ट अनुपात होना चाहिए। ये विशिष्ट अनुपात क्या है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था कि कार्यकारी मंडल का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए, विस्तार से हम बताएंगे। और कार्यकारी मंडल में नियुक्तियों से संबंधित जो नीति है, वो नीति क्या होनी चाहिए, विस्तार से आज हम लोग इन 3 बिंदुओं को लेकर बात करने वाले हैं, बाबा साहब के ही शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं प्रतिनिधित्व का जो विशिष्ट अनुपात है वो किस तरह से होना चाहिए, उस संबंध में बाबा साहब कहते हैं कि इस प्रश्न को हल करना हो तो हिंदू, मुसलमान और अस्पृश्य समाज को विधिमंडल प्रतिनिधित्व के विशिष्ट अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, इस पर अमल किया जाना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, बाबा साहब यहाँ पर हिंदू, मुसलमान और अस्पृश्य यानी कि 3 बराबर भागों में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सिर्फ 2 को ही नहीं कह रहे, अस्पृश्य समाज की बात भी कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हिंदू मुसलमान की तरह ही अलग घटक के रूप में यहाँ पर अस्पृश्य समाज को माना गया है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि सिख, ईसाई, जो भारतीय ईसाई हैं, और एंग्लो इंडियन के बारे में कहना हो तो विधिमंडल के प्रतिनिधित्व के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना असंभव है। खासकर बेहद अल्पसंख्यक होने के कारण ही ये अड़चन निर्माण हुई है। कहने का तात्पर्य ये है, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और सिख, ये ओवरऑल अगर जनसंख्या का अनुपात देखा जाए तो ये बहुत कम संख्या है इनकी। अभी कुछ आंकड़ा हम रखेंगे आपके समक्ष, उसमें आप देखेंगे 1% है, कोई आधा % है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होगा कि उनका प्रतिनिधित्व कैसे तय किया जाए। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि संख्या के अनुपात में अगर उन्हें प्रतिनिधित्व देना हो तो कार्यकारी मंडल को इतना बढ़ाना होगा कि आखिर वह हास्यास्पद लगेगा। उनके लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो उनके लिए इस मंडल में 1 अथवा 2 जगह आरक्षित रखी जाएं और जो नई जगह निर्माण होंगी उनमें भी उन्हें योग्य प्रतिनिधित्व देने वाला करार किया जाना चाहिए। अब दूसरा बिंदु जो हमने जिक्र किया वीडियो के प्रारंभ में, अंबेडकर संदेश के प्रारंभ में, वो दूसरा बिंदु है कार्यकारी मंडल का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो कार्यकारी मंडल का स्वरूप बाबा साहब कहते हैं, मेरी राय में कार्यकारी मंडल के संविधान में जिन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए वे इस प्रकार हैं। इस बात को पक्के तौर पर मन में गांठ मारकर रख लेना चाहिए कि इस देश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच हमेशा बैर ही दिखाई देता रहा है। साथ ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच हमेशा ही पैंतरेबाजी होती रहती है। इसलिए अल्पसंख्यकों को लगता है कि बहुसंख्यक उनके बारे में कभी तारतम्य के साथ सोचते नहीं हैं। इसी कारण बहुसंख्यकों के बारे में उनके मन में हमेशा के लिए डर बैठ गया है। कानून बनाने वाली सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण होती है उस कानून पर अमल करने वाली सत्ता। चुनाव में जिस दल के अधिक उम्मीदवार चुनकर आते हैं उस दल को सरकार स्थापित करने का अधिकार मिलता है। ऐसी सरकार में सभागृह के बहुसंख्यक सदस्यों को विश्वास होता है। यही प्रचलित तरीका है। लेकिन हिंदुस्तान के हालात के बारे में सोचें तो ये असंभव बात है, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुसंख्यक
जातीय बहुसंख्यक है, राजनीतिक बहुसंख्यक नहीं है। इसी फर्क के कारण जो बातें इंग्लैंड में ठीक लगती हैं वो यहाँ के हालात के संदर्भ में गलत हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, बाबा साहब कहते हैं कि विधिमंडल के ज़्यादातर दल कार्यकारी मंडल नहीं बना सकते। केवल बहुसंख्यक दल से ही नहीं बल्कि विधिमंडल के अन्य अल्पसंख्यक दलों से भी आदेश दिए जा सकें, इस प्रकार का कार्यकारी मंडल बनाया जाना चाहिए। विधिमंडल की अवधि खत्म होने से पूर्व कार्यकारी मंडल का अस्त नहीं होना चाहिए। इसी अर्थ में कार्यकारी मंडल नॉन पार्लियामेंट्री होना जरूरी है। कार्यकारी मंडल के सदस्यों की नियुक्ति विधिमंडल के सदस्यों में से होना जरूरी है। उन्हें सभागार में बैठने, बोलने, मतदान करने और सवालों के जवाब देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इस अर्थ में कार्यकारी मंडल पार्लियामेंट्री होनी चाहिए। कार्यकारी मंडल में नियुक्तियों से संबंधित नीति क्या होनी चाहिए, ये तीसरा बिंदु है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। सम्मानित साथियों, इस संबंध में बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय में इस बारे में निम्नलिखित तत्वों का पालन किया जाना चाहिए। पहला, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री में पूरे सभागृह का विश्वास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, विशिष्ट समुदायों का विधिमंडल में अपने सदस्यों पर विश्वास होना चाहिए। कार्यकारी मंडल के सदस्य पर सभागृह द्वारा घूसखोरी अथवा अविश्वास का आरोप लगाया हो तभी उसे मुअत्तल किया जाए। इन तत्वों को स्वीकारने के बाद मेरी सूचना है कि प्रधानमंत्री और कार्यकारी मंडल के बहुसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव पूरा सभागृह करे, लेकिन कार्यकारी मंडल के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधिमंडल के उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाए। विधिमंडल में प्रतिनिधित्व कैसे मिले, ये बाबा साहब कहते हैं ये बेहद कठिन मसला है। इन सभी सवाल पर इस मसले के हल होने पर निर्भर करता है, मतलब अन्य सभी सवाल इस मसले के हल होने पर निर्भर करता है। जितने भी सवाल यहाँ क्रिएट किए, विधिमंडल में प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए, ये सवाल हल हो जाए तो अन्य मसले हल हो जाएंगे। बाबा साहब ये कहते हैं इस सवाल के कारण दो महत्वपूर्ण मुद्दे उभरते हैं। नंबर 1 प्रतिनिधित्व का अनुपात और नंबर 2 मतदान का स्वरूप। प्रतिनिधित्व का जो अनुपात है उस संबंध में बाबा साहब कहते हैं, पहले मैं अपनी सूचनाएं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद जिन तत्वों पर वे आधारित हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आगे दिए जा रहे कोष्ठकों से आप इस सूचनाओं को समझ पाएंगे। ब्रिटिश हिंदुस्तान के केंद्रीय और प्रांतीय विधिमंडल के भिन्न भिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व का अनुपात इसमें दर्शाया गया है। सामान्य साथियों, यहाँ पर जो हम टेबल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ज़रा गौर से आप देखेंगे। लेकिन सही मायने में अगर आपके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 है, तो पेज नंबर 448 आप स्वयं ओपन करें और उस टेबल को ध्यान से अध्ययन करें और चिंतन करें उन आंकड़ों को लेकर, और बाबा साहब का जो स्टेटमेंट है उसको तारतम्य में बिठाएं उन आंकड़ों के साथ में। हम हालांकि यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पुनः बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। विधिमंडल में सूचित किया गया जो प्रतिनिधित्व का अनुपात है, विशेष सूचना आदिवासी जनजातियों की जनसंख्या को गिनती में शामिल न किए जाने के कारण जनगणना के आंकड़े और निम्नलिखित तालिकाओं में बताया गया जनगणना के प्रतिशत में फ़र्क नज़र आता है। यहाँ पर जो डिटेल दिया गया है वो आप इन टेबल्स के माध्यम से देख पा रहे होंगे। केंद्रीय मंडल में जो बात कही गई है, जिन केंद्रीय मंडल के हिसाब से टेबल जो दिया गया है, मुंबई, क्योंकि ये इतने प्रांत हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग केंद्रीय यानी कि पूरे देश में ये अनुपात है। और इसके बाद मुंबई प्रांत में किस तरह का आंकड़ा है वो आपके समक्ष यहाँ पर है। मद्रास में किस तरह का आंकड़ा है वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद बंगाल में क्या कंडीशन है, संयुक्त प्रांत में आप देख सकते हैं यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी की बात हो रही है। और इसके बाद पंजाब प्रांत में क्या आंकड़ा है जनसंख्या का और प्रतिनिधित्व का, ये यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यकारी मंडल की यहाँ पर बात हो रही है, विधिमंडल की बात हो रही है। मध्य प्रांत कन्हाड़ और बिहार, असम, उड़ीसा, सिंध, इन सभी प्रांतों को लेकर यहाँ पर आपके समक्ष जो आंकड़े हैं इनका अध्ययन आप कर सकते हैं। आपने ये महसूस किया होगा आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कि बाबा साहब हवा हवाई कभी बात नहीं करते थे।
एक एक बिंदु का, एक एक समस्या का और हर बात का तर्क साक्ष्यों सहित, आंकड़ों सहित रहता था। और ये सीख हम सभी को मिलती है। बाबा साहब कहते हैं अल्पसंख्यकों पर जो असर होता है वो क्या कुछ है। हिंदुस्तान सरकार के 1935 के कानून में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व में जो फ़र्क किए गए हैं और जिन्हें योजना में मूर्त स्वरूप प्राप्त हुआ है, उन्हें अगर तालिका के स्वरूप में आपके सामने पेश किया जाए तो गैर वाजिब नहीं होगा। वह इस प्रकार है: मुसलमानों पर होने वाला जो असर है, अस्पृश्य समाज पर होने वाला असर, भारतीय ईसाई समाज पर होने वाला असर, सिख समाज पर होने वाला असर और हिंदू समाज पर होने वाला असर इस टेबल के माध्यम से आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश मैं समझता हूँ काफ़ी, चूँकि आंकड़ों पर आधारित है इसलिए आपको कठिन लगा होगा, लेकिन बार बार इन आंकड़ों को गौर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है बाबा साहब के द्वारा कहे गए एक एक शब्द में आप तारतम्य इन आंकड़ों के साथ जरूर बिठा लेंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कार्यकारी मंडल का स्वरूप क्या है। इस संबंध में हमने आज बाबा साहब के इस स्पीच को यहाँ पर रखा है। विधिमंडल में प्रतिनिधित्व के सवाल पर 2 मुद्दे कौन से उभरते हैं, वो 2 मुद्दे यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला या दूसरा प्रश्न का जवाब आपको देना आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरी है। यदि आप इन 2 प्रश्नों के भी जवाब नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, आज के पूरे डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। सम्मानित साथियों, हमें आपकी रिस्पांस का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात हम जरूर आपको बताना चाहते हैं कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। यदि आप भी अपना मूल्य योगदान करेंगे इस निर्माण में, वैचारिकी सेंटर के निर्माण में, तो बेहद हमें खुशी होगी और साथ ही साथ आप भी अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इस दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम एक बात और बता दें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुत कर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का, नई दिल्ली। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। एक निवेदन बस हमेशा हम करते हैं कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए।